चलिए, तो कल के टॉपिक जो मैंने दिए थे, जो मुझे आज कराने हैं, वो क्या क्या थे? बाबर मतलब मुगल काल, मुगल काल का पहला शासक बाबर, हुमायूं और अकबर। और कल की सीट में जो मैं कराऊंगा वो आगे के 3 कराऊंगा, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, तो बढ़ गया तो उसमें मुगल काल अच्छे से पढ़ लेना, बढ़िया है। पढ़ा तो हो गए सबने? सबने पढ़ा है? ये वाले पढ़ के आए हो ना? ठीक है। अच्छा, पढ़ने का एक तरीका और क्या है कि आप पढ़ो तो साथ में, उसके साथ अगर पीवाईक्यू का कोई ऑप्शन है आपके पास तो वो और लगा लो साथ में, तब आओगे तब ज्यादा बेहतर है। अगला है कांग्रेस की स्थापना। ये भी मैंने टॉपिक आपको कल दिया था, 1885 कांग्रेस की स्थापना। एक टॉपिक ये दिया था, छोटा टॉपिक था। एक दिया था सूरत विभाजन 1907, एक दिया था स्वदेशी आंदोलन 1905, एक दिया था लखनऊ समझौता 1916, एक दिया था संसदीय समिति। मैंने बोला था मेन 3 समितियां आपको पढ़नी है, एक लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति और एक प्राक्कलन समिति। ये तो मेन पढ़नी है। उसके अलावा विधेयक, यानी विधेयक के टाइप, धन विधेयक, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। इसके अलावा जो कल आपको पढ़ के आना है उसमें क्या क्या है? उसमें एक है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये मुगल काल से हो गया। उसके अलावा 2 आंदोलन मैंने गांधी जी के मेजर आंदोलन है वो मैंने दिए हैं। ठीक है, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जब पढ़ोगे इतना तो उसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। गांधी जी के 3 शुरुआती सत्याग्रह जो इससे पहले उन्होंने चलाए हैं 1917 के दरमियान, जिसमें चंपारण की बात करते हैं, अहमदाबाद आंदोलन की बात करते हैं और एक खेड़ा आंदोलन। 3 आंदोलन है, 3 सत्याग्रह। ठीक है, जिन्हें नहीं पता वो जब पढ़ोगे तो वो इसमें और नोट कर लेना। ठीक है, शुरुआती सत्याग्रह गांधी जी के, शुरुआती सत्याग्रह। सबसे पहला जो था उनका कौन सा था? चंपारण। तो एक चंपारण, एक अहमदाबाद और एक खेड़ा, ये 3 और पढ़ लेना, ज्यादा नहीं, 2-2 मिनट के टॉपिक हैं। शुरुआती सत्याग्रह 3 है गांधी जी के जो उन्होंने असहयोग आंदोलन यानी 1920 से पहले चलाए हैं। ठीक है, उसके अलावा अगला, अंग्रेजों के समय भारत में कई अधिनियम आए, उनमें से मैंने आपको 4 अधिनियम दिए हैं। एक 1773 का एक्ट जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, एक 1784 का एक्ट जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, एक 1813 का एक्ट, एक 1835 का एक्ट। ज्यादा नहीं, इन एक्ट के बारे में 3-3, 4-4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इसको थोड़ा देख लेना, समझा मैं दूंगा आपको कल। अगला है संविधान के स्रोत। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका पीवाईक्यू है। संविधान के स्रोत का मतलब है भारतीय संविधान में किस किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है, जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से ली गई है, संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है, नागरिकता कहां से ली गई है, वो सब आप देख लेना। एक छोटा सा टॉपिक और मैंने आपको दिया है, हमारे संविधान की प्रस्तावना। और ये सब अलग अलग टॉपिक हैं, तैयार करने का तरीका मैं आपको सबसे इजी बता रहा हूं। वो तरीका ये है कि पहला टॉपिक है जहांगीर, इसको किताब है, किताब से पढ़ लो, नहीं है गूगल पे डाल के पढ़ लो। ऐसे ही शाहजहां पढ़ लो, औरंगजेब पढ़ लो। उसके बाद ऐसे ही असहयोग आंदोलन को अलग, इंडिविजुअल पढ़िए आप, इनको लिंक मत करने की कोशिश करिए, इंडिविजुअल पढ़िए जितने भी हैं ये। तो कल के सेट में मैं आपका ये टॉपिक कराऊंगा, ठीक है। और आज है हमारा ये, ठीक है, शुरुआत करते हैं, चलिए। ठीक है, पहला क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन, पहला कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? हमेशा देखना क्वेश्चन करते हुए कि भाई पूछा हुआ है कि सुमेलित है या नहीं है, नहीं पूछा हुआ है। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। 3 लड़ाई हुई है पानीपत में, ध्यान रखना, पानीपत से क्वेश्चन अगर पूछ ले, 3 लड़ाई पानीपत में हुई हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली, दूसरी और तीसरी। पहली लड़ाई कब हुई? 1526। दूसरी 1556 और तीसरी 1761। आपस में इन लड़ाइयों का कोई लिंक नहीं है। आप सोचे कि 2 शासकों के बीच में ही ये तीनों लड़ाइयां हुई हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अलग अलग जनरेशन और अलग अलग वंशों की लड़ाई है। पहली वाली दोनों लड़ाइयां मुगल काल से संबंधित हैं। बेसिकली इसमें
आपस में लड़ाई हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और यही वो लड़ाई है जिसने ये निश्चित किया कि भारत में किसकी सत्ता स्थापित होगी। तो इसमें विजयी कौन रहा था, इसमें विक्ट्री किसको मिली थी, ठीक है, बाबर को मिली थी, 1526 की लड़ाई। इसके बाद 1556 में जो लड़ाई हुई है ये अकबर ने सत्ता लेने के लिए करी, तो ये हुई थी अकबर वर्सेस हेमू। अब आप कहेंगे सर बाबर के परिवार का ही तो था अकबर, तो फिर क्या ऐसा हो गया कि दोबारा उसे लड़ना पड़ा। एक्चुअली हुमायूं के समय सत्ता छिन गई थी, ठीक है, 1540 में, तब उसके पुत्र को दोबारा से सत्ता लेनी पड़ी। हालांकि ले तो हुमायूं ने ही ले ली थी, लेकिन हुमायूं के बाद में गद्दी पर हेमू गद्दी पर बैठ गया था, तो जिसके कारण से जो है अकबर को एक लड़ाई लड़नी पड़ी जिसे कहते हैं हम पानीपत की रुक की लड़ाई। तीसरी लड़ाई का लिंक पहली दोनों लड़ाई से बिल्कुल भी नहीं है, पहले में तो चलो थोड़ा बहुत है भी, लेकिन तीसरे में बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी लड़ाई क्षेत्रीय शक्तियों की लड़ाई है, जिसमें एक और मराठा शक्तिशाली बन के उभर रहे थे, और इसी समय पर भारत पर आक्रमण हुआ था अफगान शासक का, जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। इसमें जो विजयी हुआ, इस लड़ाई में अकबर विजयी रहा, और इस लड़ाई में कहते हैं कि अहमद शाह अब्दाली का पलड़ा भारी रहा था, और यही कारण रहा कि मराठा जो कि शक्तिशाली शक्ति बन के उभर रहे थे भारत में, वो नहीं उभर पाए। नहीं तो मे भी हो सकता था कि दिल्ली की सत्ता पर आकर के कौन बैठते, मराठा, और मराठा अगर बैठते तो कभी अंग्रेज ना बैठ पाते। तो ये पानीपत की तीनों लड़ाई जो है वो थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी इनके बारे में आपने थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ लिया होगा, पानीपत की प्रथम लड़ाई के बारे में, द्वितीय लड़ाई के बारे में, और तृतीय लड़ाई के बारे में। तो पहला वाला ऑप्शन तो सही है। इसके अलावा और जो लड़ाइयां दे रखी हैं, ये चारों लड़ाइयां बाबर की हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये चारों वो लड़ाई हैं जो बाबर ने लड़ी है। बाबर, इनको लड़ने वाला बाबर था, क्योंकि जब बाबर ने दिल्ली पर अधिकार किया तो उसके बाद में उसे क्षेत्रीय शक्तियों को हराना पड़ा। तो उसने खानवा का युद्ध किया 1527 में, ये बात भी सही है, और इस लड़ाई में उसने किसको हराया था, राणा सांगा को हराया था। राणा सांगा हारा इस लड़ाई में, ठीक है। घाघरा की लड़ाई 1529 में, यहां पर यह गलत कर दिया है, मतलब सही है, घाघरा की लड़ाई 1529 सही है, नीचे है चंदेरी की लड़ाई। चंदेरी की लड़ाई जो है वो बीच में हुई इससे पहले, यानी 1528 में, इसे कर लेना 1528। और ये ध्यान रखिएगा, अच्छा क्या हुआ, सही तो है, ऊपर नीचे हो गया ना, मैं भी कंफ्यूजन में तो यही गया, समझे। सबसे पहले जो लड़ाई लड़ी है वो लड़ी है पानीपत की प्रथम लड़ाई, दूसरी लड़ाई लड़ी है खानवा की लड़ाई, तीसरी लड़ाई लड़ी है चंदेरी की लड़ाई, और चौथी लड़ाई लड़ी है उसने घाघरा की लड़ाई, ठीक है। तो ये वाली लड़ाई इसकी जो है ये तीसरी लड़ाई है, और इसमें इसने हराया था मेदिनी राय को, मेदिनी राय हारा। वो ऊपर नीचे दे रखा है ना, इसलिए कंफ्यूजन होता है। और लास्ट लड़ाई जो उसने 1529 में लड़ी थी, घाघरा की लड़ाई, उसमें उसने हराया था किसको, जो अफगान बचे हुए थे, अफगान, ठीक है। तो इन चारों लड़ाइयों का क्रम याद रखना। इसके अनेक लोग वो बताते हैं, कहानी कहते हैं बाबर सबसे पहले आया, उसने पानी पिया, पानी पी करके उसने खाना खाया, खाना खा करके उसने फिर चादर ओढ़ी, सो गया, उसके बाद फिर घाघरा पहना और भाग गया। लेकिन मतलब ऐसे अलग अलग लोग कहानी बनाते हैं कि ये है, लेकिन आप ध्यान रखना, सबसे पहली लड़ाई उसने पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया, खानवा की लड़ाई में उसने राजपूताना शासक राणा सांगा को हराया, तीसरी लड़ाई में उसने चंदेरी की लड़ाई में मेदिनी राय को हराया, और जो चौथी लड़ाई थी उसकी, उसमें उसने हराया है जो घाघरा का युद्ध हुआ था। इस समय पर जो अफगान थे, जो लोदी परिवार था, वो पनप रहा था आपका बंगाल और बिहार क्षेत्र में, तो इस लड़ाई में उसने जो है वो उनको समाप्त किया। तो इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। कितनों ने डी लगाया इसका आंसर,
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्रम लगाने के लिए आएगा, ठीक है, बाकी इंडिविजुअली पूछ सकता है। यहां से एक दो क्वेश्चन और जो बन जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी लड़ाई बाबर ने जिहाद के नाम पे लड़ी थी। तो ये खानवा का युद्ध था, राजपूतों से ये लड़ाई लड़नी थी, और इस लड़ाई में बाबर ने जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। उसने कहा था लड़ाई का मकसद समझो क्या है, लड़ाई का मकसद है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो एक ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लेता है कि जिहाद पर आधारित लड़ाई कौन सी थी, वो थी खानवा की लड़ाई। तो ये थोड़ी सी बात जो है वो ध्यान रखना। उसके अलावा एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि वह युद्ध कौन सा था जो जल व थल दोनों पे लड़ा गया था, जल व थल दोनों, क्योंकि ये घाघरा लड़ाई जो घाघरा नदी है उसके किनारे हुआ था, तो सैनिक नदी में भी लड़ रहे थे और स्थल में भी लड़ रहे थे, तो जल व थल पर हुआ। इतिहास की पहली लड़ाई जो दोनों ओर लड़ी गई, जल में भी और थल में भी, वो लड़ाई थी घाघरा की लड़ाई। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वो कौन सी लड़ाई थी जो जल व थल दोनों पे लड़ी गई थी, वो कौन सी थी आपकी घाघरा। ठीक है, तो इतनी बात सामान्य तौर पर आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि का अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं, बाबर के बाद बाबर गद्दी पे कब से कब तक रहा? 1526 से 1530 में मर गया। ठीक है, उसके बाद में बाबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा है? हुमायूं गद्दी पर बैठा, और हुमायूं ने सामान्य तौर पर 4 ही लड़ाई उसकी देखी गई। एक देखा गया उसका 1531 में, जिसे कहते हैं दोहलिया अभियान। दोहलिया अभियान, इसे देवरा का युद्ध भी कहते हैं, देवरा या दोहलिया अभियान भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसने आगे चल करके 1532 कोमा 1537 में उसने किया चुनार अभियान। अभी क्यों, मैं एक एक करके समझाता हूं। चुनार अभियान 32 में भी किया था और 37 में भी किया, लेकिन जो इंपोर्टेंट है मैं रेड से लिख देता हूं, वो है 1539 में चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध, और 1540 कन्नौज का युद्ध। इसे कह देते हैं बिलग्राम, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। देखिए, हुमायूं के 2 चरण भारत में रहे हैं। पहला चरण उसका जो रहा वो रहा 1530 से लेकर के 1540 तक। 10 साल गद्दी पर बैठा हुमायूं, और 10 साल बाद उसे एक व्यक्ति से टक्कर मिली जिसका नाम था शेर खां, जिसे इतिहास में शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं। और ये जो अभियान हुए थे, ये हुए भी शेरशाह के लिए थे। शेरशाह सूरी जो आगे चल के गद्दी पर बैठा, तो ये अभियान शेरशाह सूरी के लिए किए गए थे, क्योंकि वो अपनी ताकत को बढ़ा रहा था। कोई बात नहीं, आगे चल के शेरशाह सूरी इतना स्ट्रांग हो गया कि जब हुमायूं ने लड़ाई लड़ी शेरशाह के साथ, तो इसमें शेरशाह जो है वो विजयी हुआ। इस लड़ाई में शेरशाह विजयी हुआ। कोई बात नहीं, बच गया हुमायूं, लेकिन शेरशाह ने उसको फिर छोड़ा नहीं। कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई में शेरशाह पुनः विजयी हुआ, और उसके बाद में जो हुमायूं था वो भारत छोड़ के भाग गया। तो दोहलिया अभियान इसने सबसे पहले किया था। ये किया था इसने लोदियों के खिलाफ, जो इसके पिता ने करा था ना लोदियों के खिलाफ, वही अभियान इसने भी किया, सफल रहा। चुनार अभियान इसने जो करे शेरशाह के खिलाफ, उसमें ये शेरशाह को समाप्त नहीं कर पाया, शेरशाह इसकी पकड़ में नहीं आया, और शेरशाह ने इस चीज का बदला अगली 2 लड़ाइयों में निकाला। एक 1539 की लड़ाई जिसमें हुमायूं हारा, इसे कहते हैं चौसा का युद्ध, और दूसरी लड़ाई थी 1540 की, जिसे कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं।
इस लड़ाई में भी हुमायूं हारा और भारत छोड़ के भाग गया। अब भारत छोड़ के भागा और फिर पुनः वापस आया, हुमायूं पुनः वापस आया, पुनः वापस, और पुनः वापस आके 1555 में उसने 2 लड़ाइयां लड़ी। एक लड़ी जिसे कहा जाता है मच्छीबाड़ा का युद्ध, और एक जिसे कहते हैं सरहिंदी का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। अब जब वापस आया तो क्या उस समय शेरशाह सूरी गद्दी पे बैठा हुआ था? नहीं, उस समय गद्दी पर बैठा हुआ था सिकंदर सूर। तो इन दोनों युद्धों में उसने जो हराया वो किसको हराया? ऐसे मानो सिकंदर सूर को हराया, सिकंदर सूर को हराया, सिकंदर सूर को हराया। तो अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करता हूं। 8-10 क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, हुमायूं को सत्ता कब मिली? 1530। ऐसा मुगल शासक जिसने 2 चरणों में भारत की सत्ता संभाली, हुमायूं। क्योंकि जब पुनः आया है वो 1555 में, तब वो 1 साल गद्दी पर रहा, 1555 से 1556 तक। अगले साल वो पुस्तकालय से गिर के मर गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये पूछेगा हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? 1530। दूसरा क्वेश्चन, हुमायूं ने दोहलिया अभियान कब किया था लोदियों के खिलाफ? 1531। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पूछ ले। अगला पूछता है चुनार अभियान कब किया? 1532 और 1537। चुनार अभियान किसके खिलाफ किया था? शेरशाह सूरी के खिलाफ किया था। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि चौसा की लड़ाई किस किस के बीच हुई थी और कब हुई थी? 1539 में हुमायूं और शेरशाह के बीच हुई थी। कन्नौज की लड़ाई जिसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, ये किस किस के बीच हुई थी? ठीक है, तो सेम हुमायूं और शेरशाह के बीच हुई थी। और कौन जीता था इसमें? शेरशाह सूरी। और हुमायूं भारत छोड़ के भाग गया। हुमायूं पुनः जब वापस आया तो इस समय पर भारत की सत्ता किसके हाथ में थी? सिकंदर सूर के हाथ में थी। तो ऐसे में हुमायूं को 2 लड़ाई लड़नी पड़ी, एक मच्छीवाड़ा का युद्ध और एक सरहिंदी का युद्ध। तो जरूरी नहीं है वो आपसे यही 4 पूछे, वो आपसे ये भी जोड़ के पूछ सकता है। तो कुल मिला के 5 से 6 लड़ाइयां आपको हुमायूं के समय की पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा? देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। तो आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। 1 मिनट बच्चों, में एक कॉल लेनी है। ठीक है, 1 मिनट। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन। आंसर क्या होगा? डी। कितनों ने डी लगाया था इसका? बेटा सही था, पढ़ के आए थे। शेरशाह का मकबरा कहां पर है भाई? हाँ, शेरशाह का मकबरा कहां पर है? सहसाराम कहां पर है? बिहार में है सहसाराम। ठीक है, शेरशाह। ठीक है, शेरशाह टॉपिक में अलग से दूंगा आपको, इसमें क्वेश्चन आ गया कोई बात नहीं, बल्कि शेरशाह में आपको अलग से दूंगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो सबसे पहली बात आती है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? जल्दी बताओ कब हुआ? सन 1576। ठीक है, किस किस के बीच हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, क्योंकि महाराणा प्रताप तो सत्ता के लिए लड़ते रहे। प्रताप। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि हल्दी घाटी की लड़ाई में नेतृत्व किसने किया था? तो अकबर आप जानते हैं बहुत तेज था। उसने क्या किया? अपना जो सेनापति नियुक्त किया वो एक राजपूत राजकुमार को ही कर दिया, जिसका नाम था मानसिंह। ठीक है, मानसिंह। मानसिंह जो था वो अकबर की पत्नी हरकाबाई के भाई का पुत्र था मानसिंह। ठीक है, भगवान दास का पुत्र था। तो मानसिंह को भी नियुक्त किया। तो महाराणा प्रताप भी कम थोड़ी थे, इन्होंने क्या करा? एक मुस्लिम व्यक्ति को नियुक्त किया, जिसका नाम क्या था? हकीम खां। तो आपसे अगर ये पूछे कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था, इस तरीके से, तो आप आंसर क्या लगाओगे इसका? हकीम खां। सेम क्वेश्चन रहे और पूछे अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तब आंसर क्या लगाओगे? मानसिंह लगाओगे। ठीक है,
तो हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में इतनी बातें जो है वो याद रखना मेन है। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित करिए। यह आपको याद रहेगा एक कहानी से, वो कहानी बहुत जरूरी है। देखिए, अकबर की विवाह जो हुआ वो 1562 में एक राजपुताना रानी के साथ हुआ, जो कि उस समय राजस्थान में आमेर के राजा थे भारमल, और उनकी पुत्री थी जिसका नाम था हरकाबाई, जिसे इतिहास में जोधाबाई के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आप समझिए कि अकबर के जीवन में एक हिंदू लड़की आ रही है, तो कोशिश तो वो यही करेगी ना, जिस कारण से छवि खराब है हिंदुओं के लिए अकबर की या शासक की, वो उन सब कमियों को दूर कराए। तो हरकाबाई ने पहला काम अकबर से कहा कि भैया 2-4 समस्याएं चल रही हैं, इनको दूर कर दो, जिस कारण से प्रजा तुम्हें बुरा मानती है। बोले क्या? बोले एक समस्या तो ये है कि हिंदुओं से एक टैक्स अलग से लिया जाता है जो मुसलमानों से नहीं लिया जाता, और वो है जजिया। बोले कि जजिया जो है वो लगा लिया जाता है। उसने कहा अच्छा ऐसा है क्या? तो उसने कहा बोले ठीक है, जजिया समाप्त करते हैं। 1564 में ही जजिया समाप्ति की घोषणा जो है वो अकबर कर चुका था कि भैया जजिया हमारे यहां से नहीं लिया जाएगा, जजिया जो है वो अब समाप्त होगा। इसलिए पूरे भारत में जजिया समाप्त करने का श्रेय जो दिया जाता है वो अकबर को दिया जाता है। लेकिन किसी क्षेत्रीय स्तर पर जजिया समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ज़ैनुल अबादीन को दिया जाता है, जो कि कश्मीर के शासक थे। इसके अलावा उसने कहा कि भाई जब हम लोग अपने देवी देवताओं से मिलने मंदिरों में तीर्थों पे जाते हैं तो हमसे तीर्थ यात्रा मंसूर लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है। इसने कहा ठीक है भाई, उससे पहले इसे करो समाप्त। तो 1563 में उसने घोषणा कर दी तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने की, 1564 में उसने घोषणा कर दी जजिया को समाप्त करने की। ये सब काम करे। अब अकबर के सामने ये दुविधा आ गई, एक और उसका धर्म इस्लाम, दूसरा हिंदू, कुछ उसके दरबार में जैनी लोग थे, तो अलग अलग धर्म सामने आ गए। तो उसने कहा यार मैं धर्म को थोड़ा जानता हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा था नहीं। तो अकबर ने क्या किया? सबसे पहला काम उसने अपने यहां पर एक इबादत खाने का निर्माण करवाया। कोई बताएगा कब करवाया? 1569 में करवाया था क्या? 1575, ठीक है, 1575। 1575 में उसने एक इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना क्या था? ऐसे मान लो कि घर में एक पूजा गृह बनवाया है उसने। बेसिकली इसको रहने का शौक फतेहपुर सीकरी में था, तो ये काम इसने फतेहपुर सीकरी में करवाया। तो इसने फतेहपुर सीकरी में जो अपना किला बनवाया था वहां पर उसने एक इबादत खाना बनवाया, और वहां पर क्या था? उसने निमंत्रण दिया कि जो जो मौलवी मुल्ला किसी धर्म का जानकार है, इस्लाम का जानकार है, मेरे पास आओ, मुझे समझाओ क्या है। इबादत खाने में इसने सब कुछ समझा। शुरू में इसमें केवल मुस्लिम लोग आते थे, उलेमा आते थे, काजी आते थे, ये लोग आते थे। लेकिन इसने 1578 में अन्य धर्मों के लिए खोल दिया, अन्य धर्मों को प्रवेश दे दिया। अब इसने कहा एक काम करो, सब आ जाओ, जैनी आ जाओ, ठीक है, और हिंदू धर्म के लोग आ जाओ, ईसाई आ जाओ, सबको बुला लिया। तो ये डिबेट करता था कि हाँ भाई बताओ मांसाहार गलत है कि सही है। हिंदू से पूछा, उसने कहा गलत है। औरों से पूछा, बोले सही है। बोले क्यों? तो सबसे तर्क लिए, तर्कों को समझा, जाना, ये सब किया। और कहते हैं देखो, अगर कोई व्यक्ति एक अच्छा स्टूडेंट बन जाए, एक शिष्य बन जाए, वो ये मान ले कि मुझे कुछ सीखना है, तो उससे बेहतर कोई गुरु नहीं बन सकता। एक अच्छे शिष्य से बेहतर कोई अच्छा गुरु नहीं बन सकता। ये बात ध्यान रखना। जो सीखा है वही तो सिखा पाएगा, जो सीखा ही नहीं वो क्या सिखाएगा। तो भाई 1579 तक आते आते अकबर को ये फील हो गया कि भाई अब मैं धर्म के बारे में बहुत कुछ जान चुका हूं। तब अकबर ने 1579 में मजहर की घोषणा कर दी। मजहर की घोषणा, ये क्या थी घोषणा? भैया ये फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद पे चढ़ गया और इसने ऐलान करवा दिया आज के बाद अगर किसी धर्म के मामले में कुछ दुविधा होगी, कुछ डायलेमा होगा, कोई कंट्रोवर्सी होगी, तो उसका व्याख्याकार मैं रहूंगा। अब ये नहीं तुम उलेमा से, काजी से पूछने जाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। बोले मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा क्या सही है क्या गलत है। पावर, सीखने की पावर देखिए। मजहर की घोषणा कर दी इसने। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मजहर की घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1579। कोई बात नहीं, मजहर की घोषणा हो गई। अब जब ये घोषणा हो गई उसके बाद इसने व्याख्या करनी शुरू कर दी। तो अब इसे लगा कि सब दीन में कुछ ना कुछ कमियां हैं,
सब दीनों में कुछ ना कुछ अच्छाई है, जितने धर्म है सब में कुछ अच्छाई है, सब में कुछ बुराई है। बोले मैं एक ऐसा दीन बनाता हूं जिसमें केवल अच्छाई हो। तो ऐसे में इसने एक धर्म की शुरुआत करी। हालांकि इतिहासकार इसे कहते हैं कि अलग से कोई धर्म नहीं था, सभी धर्मों की अच्छाई को लेकर बनाया गया था। तो उसने एक दीन बनाया जिसका नाम था दीन इलाही। कब बनाया? 1582। दीन इलाही क्या था? दीन इलाही एक ऐसा दीन था जिसमें जो सुलह कुल की नीति का अनुसरण करता था, यानी जिसमें किसी भी धर्म का व्यक्ति जुड़ सकता था, क्योंकि इसमें सब चीजें कोशिश की जाती थी कि मानवता से जुड़ी हुई बताई जाए। तो जिसमें अकबर जो है वो बताता था आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, मांसाहार खाना है, कब नहीं खाना है, जन्मदिन के दिन नहीं खाना है, माता पिता का सम्मान करना है, गुरुओं का सम्मान करना, मतलब अच्छी अच्छी बातें थी इसमें। कुछ लोग इसकी बुराई भी करते हैं इस मामले में, बोलते हैं कि नहीं, अकबर के घमंड का प्रतीक है दीन इलाही, उतना ज्यादा उसे अपने पे घमंड हो गया कि उसने एक नया दीन खड़ा कर दिया। खैर कुल मिलाकर के ये कुछ बड़े काम हैं जो अकबर ने किए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या बनेगा? सबसे पहले जजिया, फिर ये, फिर ये, फिर ये। क्या आंसर होगा? 1 2 3 4 आंसर होगा। एक कितनों ने ए लगाया था? ए लगाया था। ठीक, कहानी याद रहेगी? ठीक है, ठीक है, इसको लिख लेना। जजिया की सबसे पहली बार समाप्ति उसने करी थी 1564। हालांकि एक बार दोबारा लगा दिया था, फिर हटा दिया था, अकबर नहीं। चलिए, याद रहेगा? अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है कि दीन इलाही जो इसने एक अलग से धर्म बनाया था, उसमें केवल एक ही हिंदू था, वो कौन था? वीरबल। मात्र एकमात्र हिंदू था इसमें, एकमात्र हिंदू था इसमें, और वो था वीरबल। वीरबल, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? क्लियर है ना? नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है जी 1192। देखो, जैसे ही आप 1192 में पहुंचते हो तो तराइन के युद्ध की यादें ताजा हो जाती हैं। तराइन के युद्ध 2 हुए हैं, 1191 में और 1192 में, और ये दोनों ही युद्ध किसके बीच में हुए हैं? गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। लेकिन पहली लड़ाई में कौन जीते थे? पृथ्वीराज विजयी रहे इसमें। और दूसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा? गौरी। और फिर क्या था? गौरी का रास्ता साफ हो गया। 1205 तक, मरते दम तक गौरी ने पूरा उत्तर भारत जीत लिया। और 1506 में, 1506 कह रहा हूं, 1206 में गौरी के उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को, यानी उसका जो गुलाम था, उसे भारत की सत्ता मिल गई। तो इसका आंसर क्या होगा? तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, अगला है जी सन 1700। आपको एक अभी पढ़ा है आपने, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। 1707 और 1705, ये 2 ऑप्शन है। मान लो आपको नहीं पता, आप ये बताओ औरंगजेब की मृत्यु और अकबर की मृत्यु पहले कौन है इसमें? अकबर आया होगा तो अकबर की मृत्यु पहले हुई होगी, तो क्या होगा? 1605 में अकबर की मृत्यु और औरंगजेब की मृत्यु सन 1707 में। ठीक है, औरंगजेब का अकबर का कार्यकाल याद रखना, 1556 में स्टार्ट हुआ था और 1605 में समाप्त हुआ है। मोटा मोटा 5 साल अकबर का कार्यकाल रहा है। वो सॉरी 50 साल, 5 कह रहा हूं, 50 साल। ठीक है, गर्मी ज्यादा है, दिमाग गर्म है। ठीक है, समझ गया अभी तक? अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये पूछ रखा जी मकबरा। ठीक है, पहला शासक कौन है? बाबर। तो बाबर का कहां है? काबुल में। लेकिन ध्यान रखना, पहले इसे काबुल में नहीं दफनाया गया था, पहले इसको दफना दिया गया था आगरा में। वो तो कहते हैं कि फिर इसकी किसी विधवा ने इसकी अस्थियों को निकाल के, मिट्टी निकाल के इसके कब्र की जाकर के काबुल में दफनाया था, क्योंकि इसे अफगानिस्तान बहुत पसंद था। बाबर का लड़का कौन हुआ? तो हुमायूं का कहां पर है? हुमायूं का कहां है? दिल्ली। दिल्ली में जितने मुगलों शहजादे हैं सबको हुमायूं के मकबरे के पास ही दफनाया गया है। इसलिए जो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, इसे मुगल शहजादों का कब्रिस्तान कहा जाता है।
इसके बाद कौन हुआ? अकबर। ठीक है जी। तो अकबर कहां पर? सिकंदराबाद। और ये कहां पड़ता है सिकंदराबाद? ये आगरा में पड़ता है, आगरा, यूपी। अगला है जी जहांगीर। जहांगीर का है लाहौर। लाहौर कौन सी नदी के तट पर होगा? कौन सी नदी के तट पर होगा? ठीक है, कौन सी? रावी नदी। थोड़ा तो रखा करो ध्यान, रावी नदी के तट पर। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा हुआ है ना एक बार कि किस मुगल शासक का मकबरा रावी नदी के तट पर है, तो थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद कौन है? शाहजहां। शाहजहां का मकबरा कहां पर है जी? ताजमहल है। ताजमहल इसकी घरवाली और इस दोनों का मकबरा है, यानी अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम ही तो था नाम। ठीक है, मुमताज महल, इसने उसके लिए मकबरा बनवाया और मरने के बाद इसे भी आगरा में दफना दिया। तो इसका क्या बना कुल मिलाकर के? ठीक है, पहले का था बाबर का काबुल। ठीक है, तो सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, थोड़ा कल से जुड़ा हुआ है। अलाई दरवाजा कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का दरवाजा है और अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, कल मैंने डिस्कस किया था आपसे। तो आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन। सही है ये तो। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया, ये भी सही बात है। पर ध्यान रखना क्यों बनवाया? गुजरात विजय की याद में। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि उसने बुलंद दरवाजा क्यों बनवाया था, क्योंकि गुजरात को उसने विजय किया था 1573 में। मोती मस्जिद आगरा और मोती मस्जिद दिल्ली। पर यह बहुत सबसे कंफ्यूजन वाला है। मोती मस्जिद पहले मैं बता दूं, मोती मस्जिद होती थी इनके घर में। दो ही मस्जिदों का कॉन्सेप्ट है, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद। जो घर में ये लोग बनाते थे मस्जिद, वो होती थी मोती मस्जिद। जो घर से बाहर आम लोगों के लिए बनती थी, वो होती थी जामा मस्जिद। इसलिए कोई भी अगर मोती मस्जिद है तो वो बनी होगी किले के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आगरा का किला जो कि अकबर ने बनवाया, लेकिन शाहजहां ने इस आगरा के किले के अंदर एक मस्जिद बनवाई जिसे हम बोलते हैं मोती मस्जिद। तो ये किसने बनवाई? शाहजहां ने। अब शाहजहां छोड़ के आ गया दिल्ली, आगरा से उसकी यादें थोड़ी सी उखड़ गई तो वो आ गया दिल्ली। दिल्ली में रहने के लिए उसने एक घर बनवाया जिसका नाम था लाल किला। उसने बनवाया लाल किला। तो लाल किला तो बनवा दिया, लेकिन लाल किले के अंदर मस्जिद नहीं बनवाई। तो जब इसका लड़का शाहजहां का हुआ औरंगजेब, उसने कहा नहीं भाई साहब इसके अंदर मस्जिद बनेगी। तो लाल किले के अंदर उसने एक मस्जिद बनवाई जिसे कहते हैं दिल्ली की मोती मस्जिद। तो ये किसने बनवाई? औरंगजेब ने। यानी ऑप्शन चारों सही है, 1 2 3 4। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा इनमें। पर ध्यान रखना, आप एक याद रख लो कि दिल्ली में जो लाल किला बनवाया वो शाहजहां ने बनवाया, लेकिन उसकी मोती मस्जिद उसके अंदर जो बनी हुई है वो शाहजहां ने नहीं बनवाई, बल्कि वो किसने बनवाई है? औरंगजेब ने बनवाई है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था किस पे आधारित थी? तो ये थी मनसबदारी व्यवस्था। मनसब का मतलब क्या होता था? मनसब का मतलब होता था, इसका मतलब होता था एक सैन्य पद, सैन्य पदवी थी। और ये 2 प्रकार की होती थी, एक होती थी सवार मनसब और एक होता था जात मनसब। सवार मनसब और जात मनसब। सवार मनसब और जात मनसब। सवार मनसब का मतलब होता था घुड़सवार और जात मनसब का होता था पैदल सैनिक। पैदल सैनिक, ठीक है, पैदल सैनिक। तो होता क्या था, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर किसी को अकबर ने 1000 का मनसब दिया तो इसका मतलब है वो अपने अंदर में क्या रख सकता है? 1000 सैनिक रख सकता है, रख सकता है। अब डिपेंड करता है, अकबर ने किसी को दिया 1000 का मनसब और कह दिया 500 का जात और 500 का सवार, यानी 500 रखेगा अपने अंदर में घुड़सवार और 500 रखेगा पैदल सैनिक। तो मनसब व्यवस्था क्या थी? एक सैन्य ओहदा था और जिसके तहत जो मनसबदार होता था वो अपने अंडर में सैनिक रखता था। जैसे हम कहें कि भैया मानसिंह के पास 5000 का मनसब था शुरू में,
तो 5,000 का मनसब है, 5,000 सैनिक उसके अंडर में रहते थे। आगे चल के मनसब बहुत बड़े बड़े होने लगे थे। तो मनसबदारी व्यवस्था किससे संबंधित थी भाई साहब? सैन्य व्यवस्था से। यहां पर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, जैसे मान लो कि मनसबदारी व्यवस्था किससे संबंधित थी? ऑप्शन आ जाएगा नीचे, सैन्य व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, इस तरीके से। तो कई बच्चों को धोखा लग सकता है, यार मनसबदारी मतलब भू राजस्व से होता होगा, नहीं, सैन्य व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट, दो अस्पा और सिंगस्पा, दो अस्पा और सिंगस्पा की प्रथा किसने शुरू की? ये लिखा हुआ है शुरू की। तो क्या था दो अस्पा और सिंगस्पा? बताओ। जब अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था शुरू कर दी तो एक चलन शुरू हो गया मनसबदारों में कि मैं अपना मनसब बढ़वाऊंगा, मैं अपना मनसब बढ़वाऊंगा। किसी का 2,000 का है, मैं 3 का कराऊंगा, मेरा मनसब नहीं बढ़ाया, एक ये होने लगा। तो धीरे धीरे शासक मनसब बढ़ाने लगे। किसी ने कुछ अच्छा कर दिया, चलो भैया तेरा 2,000 का मनसब बढ़ा दिया, ये कर दिया। अब इतना ज्यादा अंतराल आ गया कि किसी का मनसब रह गया 1,000 का, किसी का हो गया 5,000 का। इस अंतराल को, इस भेदभाव को दूर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसका नाम था दो अस्पा और सिंगस्पा। दो अस्पा का मतलब था 2x और सिंगस्पा का मतलब था 3x। यानी किसी को अगर 1,000 का सवार मनसब दो अस्पा मिला है तो इसका मतलब 1,000 नहीं है, 2,000 है। बोला 1,000 दो अस्पा जाएगा। बोला गया किसी को 1,000 का सिंगस्पा, इसका मतलब 1,000 नहीं है, वो 3,000 है। इससे क्या होगा? एक को मिला हुआ है 1,000 का दो अस्पा, एक को मिला हुआ है 1,000 का मनसब, एक को मिला हुआ है 1,000 का 3 अस्पा। तो सबको 1,000 का ही है, बस उसको मिला हुआ है 2 अस्पा, उसे सिंगस्पा। तो ऐसे में सब 1,000 के माने जाएंगे, लेकिन अंडर में एक के 3,000, एक के 2,000, एक के 1,000 होंगे। तो ये प्रणाली किसने शुरू करी थी? किसने? जहांगीर ने। ध्यान रखना, इस व्यवस्था को शुरू किया था जहांगीर ने। अकबर के पुत्र सलीम ने इसको शुरू किया था। क्लियर? नेक्स्ट, टोडरमल किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? भाई बहुत खतरनाक वित्त मंत्री था, ठीक है, और अकबर के समय वित्त विभाग इसका रहा, इसके पास रहा। बहुत बेहतरीन वित्त मंत्री था और इसकी सबसे बेहतरीन जो व्यवस्था थी उसका नाम था दहसाला व्यवस्था, जिसे कहते हैं आईने दहसाला। दहसाला व्यवस्था, दहसाला व्यवस्था। तो ये क्या थी दहसाला व्यवस्था? इसमें क्या होता था, 10 वर्षों के उत्पादन के औसत के आधार पर लगान लिया जाता था। औसत के आधार पर लगान। इसका मतलब आप समझे? समझे नहीं समझे? तो बताता हूं। मान लो 2025 में लगान वही तो लिया जाएगा जितना उत्पादन 2025 में होगा। मान लो 25 में उत्पादन 1 एकड़ खेती में हुआ है 100 किलोग्राम, 1 बीघा में मान लो 100 किलोग्राम हुआ है, और मान लो 50% लगान है, इसका मतलब 50 किलो किसको जाएगा? राजा को जाएगा। मान लो उत्पादन किसी वजह से 10 किलोग्राम ही हुआ 1 बीघा में, तो इस बार राजा को कितना जाएगा? 5 जाएगा, 5 किलोग्राम। होता क्या था, जब आप करंट उत्पादन पर लगान लेते हो तो ये डिपेंड करता है उत्पादन कितना हुआ, ज्यादा हुआ तो ज्यादा, कम हुआ तो कम। इसका एक सॉल्यूशन निकाला टोडरमल ने, जो कि वित्त मंत्री था अकबर का। उसने कहा हम एक काम ना करें, हम लगान जो लें इस बार वो पिछले 10 वर्षों का औसत निकाल लें कि 1 बीघा जमीन में पिछले 10 साल में कितना कितना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बार 100 किलो, किसी बार 200 किलो, किसी बार 50 किलो, किसी बार 10 किलो, सबको जोड़ दें, बटे 10 कर दें, औसत आ गया। औसत आ गया 80। तो इसका मतलब है 80 में से 50% मतलब 40 किलो हम इतना लगान लेंगे। इसका बेनिफिट ये था कि अगर किसी बार उत्पादन कम भी हुआ तो भी लगान ज्यादा आएगा, किसी बार उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ तो भी लगान नॉर्मल ही आएगा। तो यानी लगान नॉर्मल मिलता था, जिससे कि एक निश्चित आय जो है वो मिलती थी राजा को। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी, ठीक है, जो ये आईने दहसाला व्यवस्था थी। आपसे पूछ सकता है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, ठीक है। कथन 1, लो जी तुम्हारे थोड़े अपडेटेड क्वेश्चन, ठीक है, जो आजकल ट्रेंड है और ये ट्रेंड हर जगह आ रहा है।
ठीक है, कथन कारण वाला इस बार हमें यूपी ट्रिपल एससी में भी दिखाई दिया, यूके ट्रिपल एससी में चल ही रहा है, एसएससी की बारी है, इक्का दुक्का पूछ रहा है। तरीका तो पता ही है। पहला है अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म की शुरुआत की, ठीक है, सही मान लें इसको। अगला है दीन इलाही धर्म ने हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों के तत्वों को मिलाकर बनाया गया। हाँ, दोनों की खूबियां थी इसमें, किसी एक की नहीं थी कि कट्टरता थी, ऐसी नहीं थी। अकबर ने मांस पे प्रतिबंध भी लगाया, बोले जन्मदिन के दिन मांस नहीं खाना चाहिए, उसने ऐसा बोला, यानी कुछ मामलों में उसने हिंदू धर्म के मूल्यों को भी अपनाया। तो इसमें दोनों सही है, ठीक है। लेकिन अब बात ये आती है क्या, अच्छा कथन है, कारण नहीं है। अगर कारण होता तो दिक्कत हो जाती। तो इसमें क्या होगा, हाँ आंसर होगा दोनों कथन सही है, आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है कथन, बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में राणा सांगा को हराया था। गलत है, सही है, खानवा में हराया था, ये भी है। या फिर यहां होना चाहिए था इब्राहिम लोधी, दोनों में से एक तो चेंज होता, तो ये वाला तो हो गया गलत। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी, ये सही है। तो आंसर क्या होगा, केवल कथन दो सही है। क्लियर। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत करी, सही है। मनसबदारी प्रणाली केवल राजपूतों के लिए थी। एक नियम समझा दिया मैंने तुम्हें हमेशा, जिसमें केवल आ जाएगा वो 99% गलत हो जाता है। ये इसमें आ गया है केवल, ये नियम फॉलो करना, मैं आपसे कह रहा हूं ये नियम फॉलो करना। जिस कथन में केवल आ जाए, अगर नहीं पता तुक्का मारिया ना, उसको गलत मान लेना, ठीक है। तो ये आपका कैसा हो गया, गलत। तो आंसर क्या होगा, केवल कथन एक सही है। अब है कथन और कारण, यहां थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की, सही है। अगला है रीजन, क्यों करी। अकबर सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखना चाहता था, सही बात है भाई, रखता था वो सहिष्णुता। तो इसका मतलब कारण भी सही है, कथन भी सही है, और वो उसकी व्याख्या भी करता है। आंसर होगा ए। सहिष्णुता का मतलब ये हो गया थोड़ा लगाव। औरंगजेब का मतलब वो असहिष्णु था, हमें धर्म मतलब नहीं है, हिंदू धर्म वाले क्या सोच रहे हैं। जैसे अभी आरोप लगता है ना, अभी की जो हालिया सरकार है उस पर आरोप लगता है कि वो सहिष्णु नहीं है इस्लाम के प्रति, वो असहिष्णु है, ठीक है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी, 1885, ठीक है। और किसने की, एओ ह्यूम, एओ ह्यूम, ठीक है। पहला अधिवेशन कहां हुआ था, पहला अधिवेशन कहां हुआ था, बंबई या पूना, बंबई। कहां होना था, हुआ बंबई में था, लेकिन होना कहां था, लेकिन क्या हो गया था, प्लेग फैल गया था पूना में, तो कैसे होता। अच्छा, इसमें अध्यक्ष कौन थे, एओ ह्यूम थे या कोई और बने थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये तो अध्यक्ष थे। तो सचिव कौन बने, एओ ह्यूम, ये बने सचिव। पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था, कितने कितने 72 लोगों ने भाग लिया। थोड़ा सा कांग्रेस की विचारधारा को मैं आपको समझाता हूं, 2 मिनट की बात है, इसे समझेंगे तो बड़ा अच्छा है, पूरे काम हो जाएगा आपका। पूरी कहानी है, 6-7 हो रहे हैं, 3 मिनट में, 3 से 5 मिनट में पूरी मैं खत्म कर दूंगा जितने टॉपिक मैंने आपको दिए थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, लेकिन ऐसा नहीं है एक ही दिन कांग्रेस की स्थापना हो गई, कभी भी एक संगठन तुरंत नहीं बनता, इसकी सोच समझ पहले से चल रही होगी। समस्या क्या थी, 1885 से पहले भारत में दर्जनों संगठन बन चुके थे, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बंग भाषा प्रकाशन महासभा, ठीक है, इंडियन लीग, ना जाने कितने संगठन बन चुके थे। अब कह रहे थे इन संगठनों में दिक्कत क्या है, आप समझिए। अब 100 संगठन बन गए, अब मैं क्लास में आपकी एक मॉनिटर बनाऊं और ये कह दूं जिसको जो समस्या है इसको बता देना, और एक ही व्यक्ति मुझसे आके मिले, तब आपकी बातों का सॉल्यूशन हो पाएगा। या मैं इस क्लास में 100 मॉनिटर बना दूं और कहूं भैया ये 100 लोग हैं,
इनमें से जो परेशानी हो इनको बता देना और ये मेरे से बता देंगे, मैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा। आप बताइए कहां ज्यादा संभावना है सॉल्यूशन निकलने की? जहां पर एक हो रीजन, मैं एक की बात आसानी से सुन पाऊंगा, समझ पाऊंगा। 100 होंगे तो दिक्कत क्या होगी? एक व्यक्ति इसके पास भी जाएगा, उसके पास भी जाएगा, उसके पास भी जाएगा। कोई व्यक्ति हो सकता है ये उससे कहे कि चल तेरी परेशानी का निवारण मैं ही कराऊंगा, चल मैं चलता हूं, वो ऐसा है वो ऐसा है, आपस में बुराई शुरू हो जाएंगी संगठनों की। यही हो रहा था भारत में 1885 से पहले। संगठनों में एकता नहीं थी। कोई परेशानी कहीं पर कोई मुद्दा हुआ, 5 संगठन वाले पहुंच गए, अरे हम तुम्हें न्याय दिलवाएंगे, अरे हम तुम्हें न्याय दिलवाएंगे, अरे नहीं भाई ये चोर है, ये तुम्हें न्याय कैसे दिलवा देगा। ये सब समस्याएं चल रही थी और इस समस्याओं का तोड़ एक अंग्रेजी अधिकारी ने निकाला जिसका नाम था ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी एओ ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे। तो इन्होंने 1884 में अपने आप से एक संस्था रजिस्ट्रेट करवाई, ठीक है, जिसे हमने आगे चल के कांग्रेस के नाम से जाना। लेकिन 1884 में इन्होंने एक पूरा इंडिया के लेवल पर एक यूनियन बनाई, इंडियन नेशनल यूनियन। अब इन्होंने एक संघ बनाया, भारतीय राष्ट्रीय संघ, और सबके पास एक लेटर लिख दिया जितने संगठन वाले थे, और उसमें लिख दिया भैया देखो सुनो, तुम अलग अलग काम करोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, एक साथ आ जाओ सब, एक मंच बनाओ, एक एक करके उसके अध्यक्ष बनो, समझो परेशानियों को समझो, एक मिलके काम करो। सब संगठनों के पास पहुंची, कुछ राजी हुए कुछ नहीं हुए, जिसकी अच्छी चल रही थी वो राजी नहीं हुआ, जिसकी अच्छी नहीं चल रही थी वो राजी हो गया। और पूना में सम्मेलन होना था, प्लेग फैल गया, तो बंबई में एक संस्कृत कॉलेज था, वहां पर एक मीटिंग अरेंज की गई जिसे कांग्रेस का पहला अधिवेशन माना गया, जो कहां हुआ? बंबई में। जब ये मीटिंग हुई तो कई लोगों के मन में दिक्कत हो गई, बोले कि यार ये अंग्रेज अधिकारी क्यों बनवाना चाह रहा है, हम तो इनके खिलाफ हैं, और ये काम अंग्रेज अधिकारी ही क्यों कर रहा है। तो इस पर कई सिद्धांत आ गए, जिसमें एक बड़ा प्रचलित सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, सुरक्षा कपाट का सिद्धांत, जिसे दिया था लाला लाजपत राय ने। उन्होंने कहा तुम नहीं समझ रहे हो, ये अंग्रेजों की चाल है, ये डफरिन की चाल है। उस समय जो वाइसराय थे उनका नाम था डफरिन। बोले भैया डफरिन की चाल है, वो क्या कर रहा है, हम इतने सारे संगठन हैं, धीरे धीरे लोग इनसे जुड़ रहे हैं, ये हावी हो रहे हैं, और पता नहीं किस दिन जो है ये पूरा इनका गुस्से का बमफार अंग्रेजों के ऊपर फूट जाए। तो उन्होंने क्या किया है, एक कांग्रेस बनाने का प्लान रखा। जब कांग्रेस हम बना देंगे तो कल के दिन को हम कुछ गलत भी करेंगे तो इन लोगों के प्रेशर को कांग्रेस रोकेगी कि रुक जाओ सब ठीक है, अंग्रेज अपने ही हैं, हमारा ही सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं। बोले जितना भी प्रेशर होगा उस प्रेशर को वो साइड से निकाल देगा, और उससे क्या होगा, जो आजादी का सपना है भारतीयों का, वो उनका कभी पूरा नहीं होगा। इन्होंने एग्जाम्पल दिया इसे कुकर से जोड़ के। इसे कुकर में क्या होता है ना, एक तो सीटी होती है, एक साइड में इतना बड़ा सेफ्टी वॉल्व होता है, वो तब उड़ता है जब सीटी ना ऊपर उठे। अगर सीटी ब्लॉक हो जाए तो कुकर फटने से पहले वो सेफ्टी वॉल्व उड़ जाएगा, जिससे कि कुकर नहीं फटेगा। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जिस तरीके से हमारे आंदोलन में गैस पड़ रही है, हमारा आंदोलन जिस तरीके से स्ट्रांग हो रहा है, कांग्रेस क्या करेगी, सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी, इस पूरे गुस्से को, इस पूरे हमारे अंदर के जोश को ठंडा कर देगी, बाहर निकाल देगी। इसे कहते हैं सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। सही था गलत हमें नहीं पता। इस पर एक सिद्धांत आ गया जिसे कहते हैं तड़ित चालक का सिद्धांत। यह दिया गोपाल कृष्ण गोखले ने, तड़ित चालक का सिद्धांत। इसी के विपक्ष में आया है। जैसे मकान के ऊपर एक लगी होती है, तड़ित चालक लगा हुआ होता है, जब कभी बिजली गिरती है तो वो पूरी बिजली को जमीन के अंदर पहुंचा देता है। खास करके जो बिल्डिंग आप देखोगे अच्छी वास्तुकला के अनुसार, आर्किटेक्चर बेहतरीन तरीके से जो बनाई जाती है, उसमें ऊपर एक इस तरीके की धातु की एक रॉड लगाई जाती है, जिससे कि बिजली, आकाशीय बिजली को वो नीचे पहुंचा दे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा नहीं, कांग्रेस हमारे लिए तड़ित चालक का काम करेगी। जब अंग्रेजों जैसी बिजली हमारे ऊपर गिरेगी तो इसे कांग्रेस रोकेगी, जिससे कि लोगों के मन में डर कायम ना हो, और वो उनके उस प्रकोप को, उनके उस दमन को रोक करके साइड से निकाल देगी। बात समझ रहे हैं? यानी कांग्रेस भारतीयों के लिए एक वरदान है, उनको सुरक्षित करने की कोशिश करेगी।
अब हम ये नहीं कह सकते इसमें सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत सही है, जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि कांग्रेस अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाई। हमें ये भी पता नहीं चल रहा है कि तड़ी चालक का सिद्धांत सही है, जिसमें हमें लग रहा है कि भारतीयों के लिए कांग्रेस एक वरदान साबित होगी। खैर ये दो सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे फाड़ हो गए। एक लोगों ने दे दिया सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, जो ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने बनाई है। ये लोग थोड़े गर्म दिमाग के थे, जैसे लाला लाजपत राय, जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जैसे बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें हम कहते हैं लाल बाल पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी, ये जितने बुढ़े लोग थे ये थोड़े शांत मिजाज के, बोले नहीं यार सही है, अंग्रेज बढ़िया कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। 1885 से काम शुरू हुआ। एक एक करके जितने बुढ़े लोग थे अध्यक्षता करते रहे। पहले व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिर उसके बाद अगला अधिवेशन आपका जो है फिर हुआ वहां पर कलकत्ता में, ठीक है। किसने करी अध्यक्षता? दादा भाई नेरोजी ने। फिर हुआ मद्रास में, उसकी अध्यक्षता करी बदरुद्दीन तैयब जी ने। अलग अलग होती रही। आगे समय निकला। अब कांग्रेस धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और लोग जुड़ रहे थे। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने के लिए मिल रहा था बंगाल में। बंगाल में इतना ज्यादा कांग्रेस स्ट्रांग हो गई थी कि अब अंग्रेजों को डर लगने लगा था। कर्जन ने ऐसे में घोषणा कर दी कि बंगाल के अंदर प्रशासनिक असुविधा को देखते हुए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, उसे दो भागों में बांट रहे हैं। एक होगा पूर्वी बंगाल, एक होगा पश्चिमी बंगाल। हालांकि मंशा उन्होंने बताई कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होगा। कारण उनका यह था कि हम ऐसे बांटेंगे, एक साइड हिंदू ज्यादा, एक साइड मुसलमान ज्यादा। जहां पर हिंदू कम होंगे वहां हिंदू डरेगा, जहां मुसलमान कम होंगे वहां मुसलमान डरेगा, और हिंदू मुस्लिम टकराव शुरू हो जाएगा। बंगाल के लोगों ने इस बात को समझ लिया और इसी के विरोध में 1905 में उन्होंने शुरू कर दिया स्वदेशी आंदोलन। विदेशी कपड़ों की होलियां जलवाई, ठीक है, अमार सोनार बांग्ला जैसे गीत गाए गए, एक दूसरे को राखी बांधी गई, बहुत सारे काम किए गए। स्वदेशी आंदोलन में एक बड़ा झटका अंग्रेजों को लगा। अंग्रेज समझ चुके थे कि ऐसी बात नहीं बनेगी, हिंदू मुस्लिम के बीच की जो दरार है उसे और बड़ा करना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव और सुझाव दे दिया। बोले मुस्लिम लीग बनाओ मुसलमानों, ये हिंदुओं की तो कांग्रेस है, तो मुस्लिम लीग क्यों नहीं बनाते? तो मुसलमानों से मुस्लिम लीग भी बनवा दी। खैर, अब यहां पर जो लाल बाल पाल जैसे लोग थे, गरम लोग कांग्रेस में, वो घूट भर भर के पी रहे थे, बुड्ढों को देख रहे थे, सबको करते रहो तुम करते रहो। लेकिन जब बंगाल विभाजन हुआ और जब स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की बात हुई तो इनको लगा अब कांग्रेस कुछ करेगी। तो इन्होंने उन सबसे कहा, जितने बुड्ढे ढेरे थे, ठीक है, कोई बुरा मत मानना, मतलब ठीक है, उन सब लोगों से ये कहा कि भैया देखो वक्त है, इनको जो करना है अंग्रेजों के साथ वो करो, विद्रोह करो, गालियां दो, तोड़फोड़ करो, मारो, ये सब करो। अब जो बुजुर्ग लोग थे, जो नरम लोग थे, जो नरमपंथी थे, उदार लोग थे, उन्होंने कहा नहीं यार, मामला शांत है, शांत रहने दो, ठीक है, हम विरोध करेंगे, हम स्वदेश की बात करेंगे, हम विद्रोह करेंगे केवल बंगाल में। उन्होंने कहा बंगाल में नहीं, पूरे भारत में करो। और इसी बात को लेकर के आपस में टकराव स्टार्ट हो गया। अब गरम वाले चाहते थे कि एक बार जो अधिवेशन है वो हमारी साइड हो जाए, कहीं गरम जगह पे, जहां पर लोग थोड़े गरम मिजाज के हैं, कि वहां हो जाए, कहीं नागपुर वगैरह में, ऐसी कहीं जगह। और फिर देखो हम वहां पे हमारे लोग ज्यादा आएंगे, वो हमारे पक्ष में वोट डालेंगे और अध्यक्ष होगा गरम दल का। तो चाह रहे थे कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को बना दे या किसी को बना दे, और लेकिन वो हर बार 1905, 1906 मुंह की खाते रहे। 1907 में अधिवेशन हुआ सूरत में, और इस बार में फिर गरम वालों को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि रास बिहारी घोष को अध्यक्ष चुन लिया गया। तो गरम वालों ने कहा देखो लास्ट है, या तो हमारी बात मान लो, नहीं तो भाई साहब यहां चलेंगे बुद्ध। ठीक है, उन्होंने बात मानी नहीं, वहां चल गए, उत्तमगात हो गई, लड़ाई हो गई, और ऐसे में गरम दल के और नरम दल के लोगों के बीच में विभाजन हो गया। कांग्रेस दो भागों में बट गई, जिसे इतिहास में सूरत विभाजन कहा जाता है। कोई बात नहीं, सूरत विभाजन हो गया, अलग अलग चले गए। गरम वालों ने कहा हम अपने दिमाग से कर लेंगे, किसी को जेल हुई, किसी को कुछ हुआ, ठीक है। समय निकला, समय निकला, समय निकला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। प्रथम विश्व युद्ध में भारत के मुसलमानों को झटका लगा। उन्हें पहली बार पता चला अंग्रेज किसी के नहीं है। अब यहां क्या मामला आ गया, क्या अंग्रेजों ने ऐसे कर दिया?
इस समय पर इस्लाम में सबसे ऊंची पदवी खलीफा, जो कि मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी माने जाते थे। खलीफा का ओहदा था तुर्की में, उनकी पदवी और उनकी गद्दी थी तुर्की में, और तुर्की को पराजित किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने, और तुर्की के साथ अपमानजनक संधि करी। मुसलमानों ने कहा देखो सब कुछ कर लो, खलीफा के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, तुर्की के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, वह हमारी आस्था है। अंग्रेजों ने नहीं सुनी, तो फिर मुस्लिमों को लगा कि लगता है अपनों को पहचानना पड़ेगा, अपनों के साथ आना पड़ेगा, हिंदू भाइयों के साथ आना पड़ेगा। और दोनों को आपस में लाने का काम जो कर रही थी, वो इस समय एक आयरिश महिला आ चुकी थी, एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट दोनों पक्षों से बात कर रही थी, बोले यही टाइम है साथ आने का, आ जाओ। मजे की बात यह हुई कि लखनऊ 1916 में दोनों के अधिवेशन पड़ गए, मुस्लिम लीग का भी और कांग्रेस का भी। और बस यहीं पर हुए, तो यहीं पर जब अधिवेशन हुए तो आपस में मिली भी लिए लोग, अरे क्या हाल चाल है, कैसी चल रही है मुस्लिम लीग? बोले यार सही चल रही है, बस ये मान के नहीं दे रहे। बोले तुम्हारी कैसी चल रही है? बोले अपनी भी कटी रही है, अपना भी नहीं मान के दे रहे। बोले यार साथ आएंगे? बोले देखो यार बैठो, फिर बनाओ दो। तो साथ में बैठ लिए और बैठने के बाद में एक हो गए। और 1916 के इस लखनऊ अधिवेशन को खास करके कांग्रेस लीग अधिवेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस पास पास आ गई। मजे की बात, गरम वाले भी आ गए। बोले यार हो जाता है, तो वो गरम थे, थोड़ी बहुत गलती हो गई। अच्छा, इस समय जो ज्यादा बूढ़े लोग थे, जो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे एक भी गरम लोगों को, वो जा चुके थे। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये लोग बेचारे दुनिया छोड़ चुके। तो अब कोई इतना विरोध वाला भी नहीं था। तो नरम दल वाले भी थोड़े बेचारे मायूस हो गए थे। गरम वालों ने भी कह दिया कोई बात नहीं यार, साथ मिलकर रहेंगे। तो यहाँ पे 3 लोग एक साथ आ गए। कांग्रेस का जो बंटवारा हुआ था वो एक साथ आ गए, मतलब गरमपंथी और नरमपंथी एक साथ आ गए, और मुस्लिम लीग भी साथ आ गई। और भाई सब साथ में हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बातें हुई। लखनऊ अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर लखनऊ अधिवेशन सक्सेस हो जाता तो मैं आपको बता दूं कभी पाकिस्तान नहीं बनता। पाकिस्तान बना, यहां एक गलती में गांधी जी को यहां पे दोषी मानूंगा। अब जब आंदोलन शुरू होने की बात हुई तो कहा गया कि सही है आंदोलन शुरू करते हैं। तो अब लखनऊ अधिवेशन निकला, 2-3 साल निकले। तुर्की के साथ अंग्रेजों ने अपमानजनक काम कर ही रहे थे पहले से, अपमानजनक संधि भी कर ली। इधर एक बड़ी घटना हो गई 1919 में, अंग्रेज रॉलेट एक्ट लेके आ गए, कई क्रांतिकारियों को उसके आधार पे जेल डाल दिया, और इसी के विरोध करते करते जलियांवाला हत्याकांड हो गया। और उसी के विरोध में कांग्रेस ने कहा कि जलियांवाला हत्याकांड के दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, और नहीं मिली तो हम एक आंदोलन शुरू करेंगे जिसका नाम होगा असहयोग आंदोलन, जो आपका कल का टॉपिक है, जो आपको पढ़ के आना है। तो इससे कल की बातें मैं आगे करूंगा, कल, अब नहीं, तो क्वेश्चन कर लो, ठीक है? नहीं तो मॉडर्न खत्म हो जाएगी, क्या फायदा। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 मुंबई में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ठीक है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? 1 और 2, यानी सी आंसर होगा। सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? लाला लाजपत राय। एक कड़ी चालक सिद्धांत भी लिख लेना यार, वो मैंने आपको बताया ना, ये किसने दिया था? ये दिया था गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आंसर क्या होगा? 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? सचिव एओ। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी कौन थे? पहले अध्यक्ष। और दादा भाई नौरोजी कौन थे? सेकंड अध्यक्ष। ये कहां बने थे? दूसरा अधिवेशन कहां हुआ था? कोलकाता में हुआ था, कलकत्ता। दूसरा अधिवेशन अगर आपसे पूछे कलकत्ता। ठीक है, और इसमें तीसरा भी और लिख लेना यार, तीसरा अधिवेशन ये हुआ था मद्रास। भैया बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसियों में तो करेंगे ही मद्रास, और यहां पर इन्होंने मुस्लिम अध्यक्ष चुना, नाम था बदरुद्दीन तैयब जी।
बदरुद्दीन तैयब जी। तो 3 तो याद रखना। इसके बाद चौथा भी याद रख लो। चौथा अधिवेशन हुआ इलाहाबाद यानी प्रयागराज, और इसकी अध्यक्षता करी थी जॉर्ज। अब देखो इन्होंने हर वैरायटी के व्यक्ति को बना दिया अध्यक्ष, ठीक है, हर वैरायटी के व्यक्ति को इन्होंने अध्यक्ष बना दिया। एक मिनट, एक कॉल आ रही है, चलो कट गई। हर वैरायटी के उसको बना दिया। कैसे? सबसे पहले WC बनर्जी, उन्हें तो वरिष्ठता के आधार पे बना दिया कि चलो ठीक है। उसके बाद दादा भाई नौरोजी को बनाया, कहां पर? कलकत्ता में बना दिया। उसके बाद में फिर लगा मुस्लिम कोई अध्यक्ष नहीं बना, कांग्रेस टूट जाएगी, तो इन्होंने क्या किया, तीसरा अधिवेशन जो मद्रास में हुआ, और ये कब हुआ होगा? 1887। तो इन्होंने वहां बना दिया बदरुद्दीन तैयब को। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और 1888 में इन्होंने किसको बना दिया? जॉर्ज यूले को बना दिया। ये क्या थे? पहले कोई अंग्रेज अध्यक्ष। तो पहला कोई विदेशी अध्यक्ष बना है कांग्रेस का, वो बने हैं जॉर्ज यूले। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन। कब बने? 1887। और कहां? मद्रास, ठीक है। अबुल कलाम आजाद, ध्यान रखना भाई साहब ये नाम, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष भाई साहब, ये मान लो 1940 से लेकर 1945 तक अध्यक्ष यही थे। 40 में अध्यक्षता करी, 41, 42, 43, 44, 45, लगभग 6 साल अध्यक्ष रहे। रीजन था ना, अध्यक्ष बनने के चक्कर में लड़ाई हो गई गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में, क्योंकि कांग्रेस फिर राजनीति का अड्डा बन गई थी, ठीक है। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन को लेकर विवाद हो गया था गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम अपनी राजनीति संभालो, मैं चला आजादी दिलवाने। तो वो निकल गए यहां से, फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया। उसके बाद जर्मनी चले गए, वहां हिटलर से मिले, फिर जापान चले गए, सिंगापुर, बहुत कुछ उन्होंने चीजें करी। तो बाद में फिर सोचा कि यार हम राजनीति करने, अध्यक्ष बनाने थोड़ी आए। तो 1940 के बाद फिर अबुल कलाम आजाद को हम शांति से क्या मानते रहे, अपना अध्यक्ष, भाई तुम ही संभालो, सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यहां पे 2 क्वेश्चन बनेंगे। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी। कब हुआ अधिवेशन? 1917। कहां? कलकत्ता, ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछ ले पहली भारतीय महिला, हाँ, ये 1925। कहां हुआ था अधिवेशन? कानपुर। ये पहली भारतीय महिला, क्योंकि एनी बेसेंट तो भारतीय नहीं थी ना, एनी बेसेंट भारतीय थोड़ी थी, वो तो आयरिश महिला थी, आयरलैंड की थी। वो तो विवेकानंद के चक्कर में आ गई। जब वो प्रथम धर्म सम्मेलन में गए थे शिकागो, तो वहां पे ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, सब धर्म के लोग वहां गए, उन्होंने विवेकानंद जी को सुन लिया एक बार, और बातें सुनी विवेकानंद जी की। एनी बेसेंट ने कहा एक ऐसा देश जहां का महापुरुष ऐसा बोलता है और अंग्रेज ने सभ्य बनाने की बात करते हैं। बोले अंग्रेजों को शर्म आनी चाहिए, वो विवेकानंद जैसे व्यक्ति के देश को सभ्य बनाने की बात कर रहे हैं कि शायद उनका सानी कोई नहीं हो सकता। तब वो इंडिया आई है कि मुझे भाई वहां भेजो, मुझे इंडिया जाना है, मैं भी तो देखो इंडिया में कितनी खूबसूरती है। फिर आके उन्होंने हमें देखा होगा, हमारे पूर्वजों को देखा होगा, फिर लगाओ गलती आ गए, ठीक है, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? कौन थे? अबुल कलाम आजाद, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहां पर है? कर्नाटक। एक ये भी याद रखना यार, गया अधिवेशन 1922 किसने करी थी अध्यक्षता? ये भी याद है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस पे भी भाई। ये करी थी सीआर दास, और अगले ही साल इन्होंने बनाती थी अपनी पार्टी, स्वराज पार्टी, ठीक है। तो ये भी इंपोर्टेंट अधिवेशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जो आते हैं पहले वो मिलाओ। सरोजिनी नायडू, लो जी,
1940 से तो आपको पता ही है कौन आ गए, अबुल कलाम आजाद आ गए, तो मिला दो, पहले का चौथा, लो भाई हो गया काम, बी का तीसरा, सी का पहला, मोतीलाल नेहरू अमृतसर अधिवेशन 1919, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बंबई अधिवेशन 1934। ठीक है, नेक्स्ट, नीम पर विचार करना है। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने करी थी। अब जिसने खाली बनर्जी पढ़ रखा, कुछ ऐसे भी तो पढ़ते हैं, अब खाली लास्ट वाले याद कर लो, लगा देंगे, जमाने चले गए। कभी ये सोचो, वो एग्जामिनर जब क्वेश्चन बना रहा है ना आज की तारीख में, उसे पता है ये क्या याद कर रहा है, बात समझ रहे हो, उनको पता है। अभी ये क्वेश्चन आया, एक एग्जाम हुआ कि पहली जो एंटीबायोटिक थी जिसका नाम था पेनिसिलिन, उसकी खोज किसने करी थी। अब यहां पर क्या है, सब याद करते हैं शॉर्ट में यार, फ्लेमिंग याद कर लो, किसने करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो उसमें था ऑप्शन कैसे थे, पी फ्लेमिंग, ठीक है, ऐसे करके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो यहां फ्लेमिंग किसी ने पढ़ रखा है, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अब थोड़ी सी ठुकी हुई ठोस नॉलेज की जरूरत है। अगला है, पहला अधिवेशन मुंबई में 1885 में आयोजित हुआ था। सही है गलत है, सही है, इसे ये मत सोच लेना अबे मुंबई पढ़ा यार हमने, तो मुंबई मतलब बॉम्बे है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, कथन केवल, पहला वाला तो गलत है ना। ठीक है, सूरत अधिवेशन 1907 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष। ठीक है, नेक्स्ट, सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस में विभाजन किन दो गुटों में हुआ था। अभी मैंने पूरी कहानी बताई है, उग्रवादी और उग्रवादी में कौन थे ये, लाल, बाल और पाल। लाल बोले तो लाला लाजपत राय, बाल बोले तो बाल गंगाधर तिलक, पाल बोले तो बिपिन चंद्र पाल। क्लियर है, लाल बाल पाल। अगर इसके अलावा एक ऑप्शन और मिल जाए, वो भी थोड़े गर्म ही थे यार, अरविंद घोष, इन्हें भी गर्म में गिना जाता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर तो ये तीन हैं, लाल बाल पाल, और इनमें से एक ही व्यक्ति ने अध्यक्षता करी थी कांग्रेस की, किसने, लाला लाजपत राय ने 1920 में। नेक्स्ट, नील में कौन सूरत अधिवेशन 1907 के दौरान उग्रवादी गुट के प्रमुख नेता थे, ढूंढ लो, लाल बाल पाल, ये रे बाल, ठीक है, लाल बाल पाल में से एक ही कोई होगा। तो क्या आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। सही है, उग्रवादी गुट तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहता था, जबकि उदारवादी तैयार नहीं थे। मंशा तो चल रही थी, यानी आप समझिए, उग्रवादी गुट तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि उदारवादी तैयार नहीं थे। वो यही सोच रहे थे कि अगर कोई गर्म पाला बन गया तो दिक्कत तो आ जाएगी। ठीक है, तो क्या है, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के दो भागों में विभाजित हो गई। रीजन क्या था, उग्रवादी चाहते थे कि हाँ अध्यक्ष हो, लेकिन उसका मेन उद्देश्य ये नहीं था कि अध्यक्ष ये हो। विवाद का मेन मुद्दा ये था, ये चाह रहे थे गरम दल वाले कि जो विरोध हो वो पूरे भारत में हो। ठीक है, लेकिन हम इसको सही लेंगे, उतना डीपली नहीं जाएंगे। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस कारण हुई, बंगाल विभाजन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का आरंभ किस वर्ष हुआ, 1905। ठीक है, ये देखो सब डेट इंपॉर्टेंट है। 1885 क्या हुआ, कांग्रेस की स्थापना। 1905 में स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ बंगाल विभाजन भी हुआ। 1911 में पता है क्या हुआ, क्या हुआ था, हाँ 1911 में दिल्ली दरबार, 1911 में लगा था दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार लगा था, तीसरा दिल्ली दरबार, और जिस समय जॉर्ज पंचम भारत आए थे। और ध्यान रखना, इसमें जो मेन मेहमान थे वो थे जॉर्ज पंचम, और इसी में घोषणा हुई थी क्या, बंगाल विभाजन रद्द होगा।
बंगाल विभाजन रद्द और भारत की राजधानी अब कलकत्ता नहीं होगी, अब भारत की राजधानी क्या होगी? दिल्ली। और अगले ही साल 1912 में राजधानी कहां आ गई? दिल्ली आ गई। इसी में तो गाया था, ठीक है, जनगण मन अधिनायक जय, किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाया और कहा जनाब ये बंगाल विभाजन कर दिया, इसे रद्द कर दो। जॉर्ज पंचम तो जानता भी नहीं होगा बंगाल क्या है। अब सोचिए, सम्राट ब्रिटेन का कितने उपनिवेश, वो तो भारत आ गया, कई बार यहां से चिट्ठी गई होंगी, आ जाओ आ जाओ। तो 2-3 बार ही ऐसा हुआ कि कोई यहां पर आया, उनके लिए क्या था, क्या वो समझते होंगे? सोचिए, उनके अधिकारी हमें ऐसा मानते थे। उसने कहा जी बंगाल विभाजन हो गया, इसे कर दो और ऐसे कर दो वो कर दो। उसने कहा रद्द करो इसको, हटो, क्या है ये? बंगाल विभाजन रद्द कर दिया 1911 में, ठीक है। और फिर राजधानी की घोषणा हो गई, कलकत्ता से कहां पहुंचाती? दिल्ली। और दिल्ली में इस समय जो वायसराय थे उनका नाम था हार्डिंग। यहां पर ये रास बिहारी बोस, ठीक है, और कई सारे लोग थे उनके साथ वाले, ये बम बना के बैठे थे, तुम आ जाओ। चांदनी चौक में घूमे वायसराय, उन्होंने बम मार दिया, वायसराय बच गया था, ठीक है। क्रांतिकारी गतिविधियां इस समय बहुत पनप चुकी थी। तभी तो आप देखेंगे 1919 में रॉलेट एक्ट आया, क्या जरूरत थी उसकी? किस वायसराय के समय बंगाल विभाजन हुआ जिससे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई? कौन है? मतलब ये है, लो आज जो सांप्रदायिकता चल रही है ना आपके देश में, हिंदू मुस्लिमों के बीच में एक खौफ, एक भय, हिंदू को लगता है मुसलमानों से वो सुरक्षित नहीं है, मुस्लिमों को लगता है इस देश में मुस्लिम सुरक्षित, ये सब इसकी देन है। लेकिन इसने किया भी बहुत कुछ है। कर्जन और डलहौजी सबसे हरामखोर वायसराय, लेकिन भारत को देके भी बहुत कुछ गए। कई नए विभाग, कई नई व्यवस्था, रेलवे की शुरुआत डलहौजी करवा के गया, लेकिन सत्यानाश भी उन्होंने करा है, ठीक है। जो आती है ना पार्टीशन थ्योरी, हिंदू मुस्लिम को बांटने का कॉन्सेप्ट, वो कर्जन ने तो शुरू किया। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1900। अध्यक्षता किसने करी थी? अध्यक्षता बताओ, ये तो इंपोर्टेंट है भाई। अंबिका चरण मजूमदार। अच्छा, मैं ये भूल जाता हूं कि क्लास ऑनलाइन भी चलती है, मतलब ठीक है, बार बार याद आता है, मैंने कहा ठीक है यार, कुछ ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। लखनऊ समझौता किन 2 राजनीतिक संगठनों के बीच हुआ था? क्या लगाओगे? कांग्रेस और मुस्लिम लीग? कांग्रेस सविनय के दल, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार? नहीं, एक इसमें मैं ये भी ढूंढ रहा था ना, कहीं ऐसा ना हो गरम दल और नरम दल, वो भी तो सही था, ठीक है, तो इसलिए मैं ढूंढ रहा था। कथन 1, लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। समझौते का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना और स्वशासन की मांग को मजबूती देना था। हाँ, ठीक है, ये अपने आप से रहेंगे और करेंगे, ठीक है। तो कथन और कारण है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? नेक्स्ट, भारत में संसदीय समितियों में कौन सी एक वित्तीय समिति नहीं है? 3 समितियां हैं वित्तीय समिति। वित्तीय समिति 3 है जी। एक है लोकलेखा, लोकलेखा, एक है लोक उपक्रम, एक है प्राक्कलन। कुल सदस्य कितने होते हैं? यही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। इसमें कितने होते हैं? इसमें कितने होते हैं? इसमें कितने होते हैं? तो अगला क्वेश्चन आता है जी, कितने लोकसभा से और कितने राज्यसभा से? 15 लोकसभा से, 7, 15, 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में लोकसभा से और यहां से 0। तो ये 3 समितियां याद रखना। अब इनका काम समझ लो क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट तो काम ही है, ये काम क्या करती है, तो कैसे करती है। 3 समितियां, लोकलेखा समिति, लोक उपक्रम समिति और प्राक्कलन समिति। देखो, आपने कैग सुना है? कैग, नियंत्रक मालिका परीक्षा। उसका काम क्या होता है कि जितना भी सरकारी पैसे का खर्च होता है उसको ऑडिट करता है। हालांकि
अकाउंट मेंटेन का काम एक अलग से पद करता है जिसे हम सीजीए बोलते हैं, लेकिन संविधान के अनुसार दायित्व कैग को दिया गया था। अभी आप ये समझिए, ऑडिट करना मतलब वो पैसा जो मिला है, सरकार का जो पैसा है, वो विभागों ने सही जगह खर्च किया या नहीं किया, उसकी जांच कौन करेगा? कैग। कैग का काम कुछ नहीं है, हर विभाग के पास जाएगा, जाने के बाद में कि भैया हाँ इतना पैसा तुम्हें मिला, सड़क बनाने के लिए मिले 5 करोड़, कहां सड़क बनाई है बताओ? बोले ये बनाई। अच्छा ये बनाई है, ठीक है। अब उसे लगा, उसने जो जो लगा वो भर दिया, और जहां उसे लगा कि जी 5 करोड़ खर्च तो हुए हैं लेकिन है कुछ नहीं वहां, तो वो नीचे पूरा एक लिख भी देगा कि जी ऐसे ऐसे ये गड़बड़ है और इसका हमें वो नहीं मिल पाया। तो अपनी कैग रिपोर्ट तैयार करता है। कैग 3 रिपोर्ट तैयार करता है। पहली रिपोर्ट केंद्र सरकार के विभागों की, दूसरी रिपोर्ट राज्य सरकार के विभागों की, राज्यों की भी करता है यही, और तीसरी रिपोर्ट जितने सरकारी उपक्रम हैं, सरकारी उपक्रम मतलब जो सरकारी कंपनियां हैं जहां सरकार का 50% से ज्यादा निवेश है, सरकारी कंपनियां वो क्या कर रही हैं, कितना पैसा कमा रही हैं, क्या क्या लेके आए, कितना खर्च दिखाया, उनका ऑडिट भी तो करेगा। 3 रिपोर्ट तैयार करता है। राज्य की, राज्य के विभागों की ऑडिट, केंद्र के विभागों का ऑडिट, और एक जो सरकारी उपक्रम है उनका ऑडिट। कैग को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। अपनी रिपोर्ट किसको देगा? ऐसा तुमने नियुक्त किया था, लो ये हमारी रिपोर्ट पकड़ लो। राष्ट्रपति पे रिपोर्ट आ गई, अब राष्ट्रपति से ये रिपोर्ट आ जाएंगी सीधा लोकसभा अध्यक्ष के पास। अच्छा यहां ध्यान रखना, जो राज्य वाली रिपोर्ट होती है वो चली जाती है राज्य विधानसभा में। तो लोकसभा अध्यक्ष के पास 2 रिपोर्ट आ गई। एक रिपोर्ट है केंद्र के विभागों वाली, सीएजी की रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट है जो विभाग से संबंधित है। मेन तो यही है सरकार वाली कि किस मंत्रालय ने कितने पैसे लिए। वो रिपोर्ट अब लोकसभा अध्यक्ष कहेंगे लो पकड़ो भाई, तुम पकड़ो। और जो लोक उपक्रम सरकारी जो कंपनियां थी उनका जो ऑडिट है वो रिपोर्ट आ जाएगी इस पे। अब ये 22 लोग, 22 लोग, ये लोग कौन है? ये संसद के सदस्य हैं, लोकसभा से आए हैं, राज्यसभा से आए हैं। मजे की बात यह है कि इनमें कोई मंत्री नहीं है, मंत्री इसका सदस्य हो नहीं सकता। और मजे की बात है, सबसे ज्यादा नजर तो इस पे है, इसमें तो क्या ही गड़बड़ होगा, मेन तो ये है सरकार को ठिकाने लगाना है। तो मजे की बात यह है कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। यानी इसके जो अध्यक्ष बना दिया वो ऐसे मान लो राहुल गांधी का बंदा बैठा दिया यहां पे, विपक्ष का नेता जो भी है वो होगा। हालांकि उसे नियुक्त लोकसभा अध्यक्ष करेंगे लेकिन विपक्ष का नेता होगा। और अब आप सोचिए कैग की रिपोर्ट को ये 22 लोग कैसे उधेड़ेंगे, निकाल देंगे कहीं 1 रुपए का भी तो लफड़ा हुआ। कैग की रिपोर्ट को पूरा पढ़ेंगे और जहां 1 रुपए का लफड़ा मिला, कुछ भी मिला, तो वहां एक रिपोर्ट अपनी तैयार कर देंगे कि ये भैया इस मंत्री ने इतने रुपए का ये कर दिया, वो कर दिया। इनका तो काम ये है कि निकालना है, क्योंकि इन्हें पता अगर हमने यहां घोटाला निकाल दिया सरकार गिरा लेंगे। तो तसल्ली के साथ करते हैं ये काम लोक लेखा समिति। अच्छा जब इन्हें कुछ लफड़ा मिलता है तो ऐसे भी नहीं है झूठी रिपोर्ट तैयार करके दे देंगे, नहीं, उससे पहले क्या करते हैं, जैसे इन्हें कोई लोचा मिला, कोई लफड़ा है, तो ये मंत्री को भेजेंगे ईमेल कि जनाब लफड़ा है, आ जाओ। अब मंत्री को तो कुछ पता ही नहीं है, मंत्री को तो ये भी नहीं पता कितने पैसे मिले हैं, मंत्री को ये भी नहीं पता है कितने पैसे खर्च हुए हैं, और मंत्री को यह भी नहीं पता कितने हाईवे बने, कितने क्या हुए। उसे तो केवल इतना पता है कि हाँ कुछ है और पैसे कुछ मैंने यहाँ प्लॉट इतने लिए गए हैं, विदेशों में इतना पैसा है, ये उसे बाकी कुछ नहीं पता। आपको क्या लगता है ये बैठ के मंत्री सोचता होगा कि 1000 करोड़ में से कितने बचाऊं? ये काम तो सब नीचे के लोग करेंगे, कितने आईएएस हैं ये सब दिमाग देंगे कि कहाँ सेटलमेंट करना है। ना मंत्री के बस की तो 10 रुपए खाना नहीं है, वो 10 रुपए पकड़ा जाएगा, उतना पढ़ा लिखा थोड़ी है। तो अब मंत्री की सांस फूल गई, बोले क्या हुआ? बोले लोक लेखा समिति से भाई साहब बुलाया है उन्होंने, तो अब इस मंत्रालय का जो सेक्रेटरी होगा, जो सचिव होगा, जो पूरा फाइल वाइले रखता है, अब वो जाएगा लोक लेखा समिति के पास, कहेगा क्या हुआ सर? बोले ये लफड़ा है। अब वो यहाँ मैनेज करेगा, बताएगा ये ऐसे है, ये वैसे है, ये ऐसे था, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। अगर वो बात से सहमत करके ले गया तो ठीक, नहीं लिया
तो लोक लेखा समिति अपनी एक रिपोर्ट तैयार करेगी और ये रिपोर्ट जाएगी लोक सभा अध्यक्ष के पास। और बड़ी खुशी होती है विपक्ष में कि अब लोक लेखा समिति की रिपोर्ट आ गई है और अब पटल पे ये लोक लेखा समिति की रिपोर्ट रखी जाएगी और सब बैठे हुए होते हैं, आज घोटाला खुलेगा। लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि लोक लेखा समिति की रिपोर्ट पढ़ने के बाद पता चला कि कोई भी किसी प्रकार के खर्च में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ठीक है, तो होता कैसे है भ्रष्टाचार, खुलते कैसे है? लेकिन ये पाया गया लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में कि पिछले 5 साल की सरकार में कुछ ऐसे घोटाले किए गए थे, जो काम उन्होंने दिखाया था वो हुआ ही नहीं था। यानी अब का तो हो गया, लेकिन पुरानी जो सरकार थी कांग्रेस, उसके समय पर जो उन्होंने काम दिखाया था वो नहीं हुआ था। तो फिर सामने आएगा 2G घोटाला, कोयला घोटाला। हमेशा घोटाले खुलते हैं अगली सरकार। हाँ, चारा घोटाला खुला, वो सब ऐसे खुलते हैं। हाँ, इसमें खुला। अरे ऐसे नहीं कि तुरंत भाई साहब घोटाला खुल गया चलो भाई फांसी दो इसे उठा के, ऐसे नहीं होता। अब खुला है, अब एक समिति बनेगी, अस्थायी समिति, वो जांच करेगी, जांच पाई जाएगी, फिर उसके बाद में बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसे करके काम होता है। इसलिए आप भाजपा के घोटाले इस समय थोड़ी खुलेंगे, जब चली जाएगी, जब कांग्रेस आएगी तब देखो घोटाले तब खुलेंगे कि जी ऐसे हुआ था, ये हुआ, अगला उस समय पर खुलेंगे वो घोटाले। तो लोक लेखा समिति का काम समझ गए, लोक उपक्रम समिति का काम समझ गए, सेम इसके भी प्रोसेस यही है। लेकिन ये जो रिपोर्ट तैयार करती है, ये करती है किस किस उपक्रम में क्या घोटाला हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें संभावना कमी होती है क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं। हेलो 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 हेलो, प्राक्कलन का काम क्या है, इसका क्या काम है? आपको पता होगा सरकार को पैसे की जरूरत होती है, तो सरकार को जो पैसा चाहिए तो सरकार 1 साल का पैसा एक साथ पास करवा लेती है, जिसे हम बजट कहते हैं कि भैया 100 रुपए 100 बार मांगने से बढ़िया है एक ही बार 10,000 रुपए दे दो हमें, हम तुम्हें अपनी डिमांड बता देते हैं क्या क्या है। 1 मिनट रुको, सेल चेंज कर लेता हूं यार। हेलो हेलो, तो अब सरकार को पूरे साल पैसे की जरूरत है, कभी सड़क बनानी है, स्कूल बनाना है, ठीक है, लड़कियों के लिए कुछ योजना शुरू करनी है, लड़कों के लिए कुछ योजना शुरू करनी है, बहुत सारे काम है, बेरोजगारी को कुछ देना है। अब यार सीधी बात है, सरकार का जो पैसा खर्च होता है ना, वो संसद के अनुमोदन के बाद होता है। जो सरकार का मेन बैलेंस है, जिसे हम लोक निधि कहते हैं, लोक लेखा खाता कहते हैं, उससे पैसा निकलेगा तब जब कांग्रेस उसे पास कर देगी। तो क्या होती है, सरकार अपने पूरे साल के खर्च को अनुमान लगा के एक ही साथ कह देती है कि लो भैया इस साल हम ये खर्च करेंगे, इसे पास कर दो। उस समय पर संसद बजट पे चर्चा करती है, बहस करती है, बजट को पास करती है। उसके बाद में जब बजट पास हो जाता है, सरकार को पैसा मिल गया, तब प्राक्कलन समिति काम करती है। ये वैसी ही बात हो गई कि एक पिता ने अपने लड़के से कहा बेटे दुकान पे बैठ जा, अब ले दुकान चला ले और जो सामान बेचे, जो सामान खरीदे, जो कुछ हो उसे कॉपी में लिखते रहना, मैं आके देख लूंगा। बच्चे ने जो करना था कर दिया, लेकिन पिताजी अब आके चेक कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ये है कि बच्चे को पता है कि जो मैं कॉपी में लिख रहा हूं इसे पापा चेक करेंगे, इसलिए वो कोई गलती नहीं करेगा, ना किसी को 4 रुपए की चीज फ्री में देगा और ना ही कुछ ऐसा गड़बड़ करेगा। सेम काम प्राक्कलन समिति का है। ये बजट की पूरी जांच पड़ताल संसद ने कर ली, लेकिन बाद में सरकार ने जो डिमांड रखी थी, जो मांगे रखी थी, क्या वो सही थी, नहीं थी, क्या थी, क्या नहीं थी, उस सब की जांच करती रहती है कौन सी समिति? प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति बाद में करती है काम, पहले नहीं करती है। ये तो वही वाली बात हुई कि सांप निकल गया, क्या कहते हैं उसे, अब लकीर को पीट रहे हो। लेकिन भैया अगर बाद में कोई मामला पकड़ में आया तो वहां पर सुचेता पे, ईमानदारी पे सरकार की प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा।
तो प्राक्कलन समिति का काम होता है बजट पास हो जाने के बाद पूरे साल बजट में जितनी मांगे रखी थी सरकार ने उनकी जांच करना, वो सही है कि वो गलत है। क्लियर हो गया? तो तीनों समितियों के काम समझ गए तो क्या क्या होते हैं। अब इनके क्वेश्चन देखो। संसद की स्थायी समिति में कौन सी वित्तीय समिति नहीं? ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। तो आंसर क्या होगा? डी। अगला, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का। हाँ, यहां में विपक्ष का नेता भी या विपक्ष का सदस्य। अच्छा, इसको कौन चुनता है? हाँ, इसको नियुक्त कौन करता है? अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। नियुक्त करता है लोकसभा अध्यक्ष। संसद की समितियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। ये क्या है मामला, समझ लो। संसद में दो तरीके की समितियां होती हैं। एक वो जो परमानेंट रहती है, सदस्य चेंज होते हैं, जैसे लोक लेखा, लोक उपक्रम, ये सब समिति हर साल गठित होती है। एक साल सदस्यों का कार्यकाल होता है। कुछ होती है अस्थायी, जैसे चारा घोटाला हो गया, अब ये सालों में होगा, 10-15 साल में। अब इसकी जांच के लिए एक समिति बनेगी, तो उसे हम बोलेंगे अस्थायी समिति। तो ऐसी कई समिति किसी खास जांच के लिए गठित होती हैं, उन्हें हम अस्थायी समिति कहते हैं। तो दो प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी समिति। स्थायी समिति भी कई प्रकार की होती है, वित्तीय समितियां, वित्तीय स्थायी समितियां, विभागीय स्थायी समितियां, ये अलग अलग होती है। निम्न में कौन सी समिति संसद की एक स्थायी समिति नहीं है? ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन है लोक लेखा समिति, ये तो पता ही है आपको है। उसके अलावा प्राक्कलन समिति, ये भी है। ठीक है, अगला है याचिका समिति, ये भी होती है। एक है संयुक्त समिति। तो ये कभी भी कोई भी अस्थायी समिति दोनों सदनों के सदस्य को लेकर के बना दी जाती है, जिसे हम कहते हैं ज्वाइंट कमेटी। किसी विधेयक पर जांच करनी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए अलग से गठित हो जाती है। लोक लेखा समिति संसद द्वारा नियंत्रित एक वित्तीय समिति। लोक लेखा समिति संसद द्वारा नियंत्रित एक वित्तीय, ठीक है। यह समिति संसद के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। हाँ या ना? यानी सही है, लेकिन क्या इसको, हाँ, व्याख्या की बात एक पढ़ लेते हैं। यह समिति भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, इसलिए लोक लेखा समिति संसद द्वारा नियंत्रित एक वित्तीय समिति माना जाता है। देखो सही है, लेकिन बी सही होगा, ए नहीं होगा। कारण को हम जोड़ ही नहीं पा रहे हैं कथन से। अच्छा, आपसे अगर ये पूछ ले कि लोक लेखा समिति की आंखें, कान, नाक किसे कहते हैं? कैग को। क्योंकि कैग की रिपोर्ट भी तो वो बना रही है सर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं। होते हैं, कितने होते हैं? 7 होते हैं। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, ये भी सही है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चयन राष्ट्रपति करता है, न्याय झूठ है। तो आंसर क्या होगा? केवल 1 और 2। नेक्स्ट, वित्तीय समितियों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। लोक लेखा समिति में अधिकतम 22 सदस्य होते हैं। सही है। लोक उपक्रम समिति सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यों की समीक्षा करती है। प्राक्कलन समिति बजट पारित होने के पहले कार्य करती है। कब करती है? आंसर क्या होगा? ए, पहला व दूसरा। बजट के बाद में जांच करती है पूरे साल की एस्टिमेट की। निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता? धन विधेयक, मनी बिल। धन विधेयक केवल किस में आते हैं? ओनली लोकसभा में पेश, केवल लोकसभा में पेश होते हैं, ध्यान रखें। क्लियर? भारत में धन विधेयक की परिभाषा कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 110। ठीक है। प्राइवेट मेंबर बिल, घबरा गए होंगे कुछ तो हिंदी वाले, इसे कहते हैं निजी विधेयक। निजी विधेयक, देखो सामान्य तौर पे विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और निजी विधेयक। सरकारी विधेयक होते हैं जब कोई मंत्री पेश करता है, और निजी विधेयक होते हैं जब कोई गैर मंत्री, संसद सदस्य तो होगा लेकिन मंत्री नहीं है। मान लो
मैं बीजेपी का सांसद हूं, मानने में क्या जा रहा है, लेकिन मैं मंत्री नहीं हूं, और मैं कोई संसद में लोकसभा में कोई बिल लेके आऊं, तो वो बिल सरकारी होगा या गैर सरकारी? गैर सरकारी ही होगा, क्योंकि मैं मंत्री नहीं हूं। तो भले ही सत्ताधारी पार्टी का हो या विपक्ष का हो, अगर मंत्री नहीं है तो उसके द्वारा पेश विधेयक कैसा होगा? एक निजी विधेयक होगा। पूछ रहा है प्राइवेट मेंबर बिल किसके द्वारा पेश किया जाता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य, संसद का कोई गैर मंत्री सदस्य, जो मंत्री ना हो लेकिन संसद का सदस्य हो। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए कितने उसकी जरूरत होती है? हाँ, तो यहां पर देखो ये विशेष बहुमत भी दे दिया, 2/3 बहुमत भी दे दिया, तो बहुत लोचा हो गया है। ठीक है, क्योंकि विशेष बहुमत का भी मतलब क्या होता है? 2/3। तो ऐसे में जो खुली खुली बात है हम उस पर आ जाते हैं। ठीक है, 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। ठीक है, हालांकि केवल 2/3 की जरूरत नहीं होती, 2/3 भी इतना होना चाहिए जो सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। ठीक है, जैसे लोकसभा में मान लो 540 सदस्य, 45 सदस्य, तो कितने आए हमें मतलब नहीं, जितने आए हैं उनके 2/3 से पास हो गया। अब जो ये नंबर है जिन्होंने वोट डाला है, ये देखा जाएगा कि सदन की कुल सदस्य संख्या 545 है, तो क्या ये इसके आधे से ज्यादा है या कम? 2/3 से पास होने के बावजूद भी अगर वो सदन की संख्या के आधे से कम है, तब भी वो पास नहीं माना जाएगा। तो इसलिए भारत की संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कठोर है। हाँ, कुछ अपवाद हैं। भारत में 3 प्रकार के संशोधन होते हैं। एक जो संसद साधारण बहुमत से कर देती है, इसमें खास करके आर्टिकल 2 और 3 के संशोधन है। नया राज्य बनाना है, नए राज्य का गठन करना है, कुछ ऐसा करना है। उसके अलावा एक होता है संशोधन जो संसद विशेष बहुमत से करती है, 2/3 बहुमत से करती है। एक संशोधन होता है वो सबसे कठोर है। संसद तो करेगी करेगी, लेकिन आपके राज्यों के आधे से ज्यादा विधानसभाएं भी उसे पास करेंगी। ये सबसे कठोर है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में चेंज करना हो, वित्तीय मामलों में कोई परिवर्तन करना हो, जैसे जीएसटी संशोधन करने के लिए सरकार के हलक फैल गया था, क्योंकि केवल संसद के बस की नहीं थी। हर नहीं, जितनी उस समय विधानसभाएं थी उनमें आधे से ज्यादा की विधानसभाओं से भी उसको पास करवाना था। तो 3 प्रकार के संशोधन भारतीय संविधान में होते हैं। कभी पढ़ाने का मौका मिलेगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा। धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति की अनुमति से। ध्यान रखना, राष्ट्रपति की अनुमति से धन विधेयक को पेश किया जाता है। ठीक है, और यही कारण है कि राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। ठीक है, क्वेश्चन पे चर्चा करें। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को संशोधन कर सकती है, लेकिन उसे अस्वीकार नहीं कर सकती है। सही, हाँ, संशोधन कर देगी, लोकसभा माने ना माने उसकी मर्जी, लेकिन समाप्त नहीं कर सकती। धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के बिना संसद में पेश किया जा सकता है। गलत है, तो आंसर का सही होगा पहला, दूसरा। मैं हालांकि विधेयक टॉपिक को एक बार और रिपीट करूंगा, मुझे लगता है विधेयक से और कुछ क्वेश्चन होने चाहिए, तो एक बार मैं कुछ अन्य समितियां और विधेयक एक टॉपिक और डाल दूंगा किसी भी दिन। कल के टॉपिक आपको पता है क्या क्या है? ठीक है भैया, देखो क्लास पढ़ने तभी बैठो जब थोड़ा पढ़ के आ जाओ। ये कल के टॉपिक हैं: जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन, 1773, 1784, 1813, 1833 का एक्ट, संविधान के स्रोत और प्रस्तावना। इतने टॉपिक की 50 क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा, घर से पढ़ के आना। ठीक है, सही चल रही है क्लास, समझ में आ रही है चीजें, थोड़ा फायदा मिल रहा है, इस बहाने तैयारी हो जा रही है, और क्या।